फिर सोचा कि जिसके लिए हम यहाँ आए थे वो तो हुआ ही नहीं हो रहा। इससे तो अच्छा फिर से जैसे कॉलेज ड्रॉप हुआ, इससे पढ़ाई छूटती है, सीधे खेतों में मजदूरी वही रहता है अपना। उसके बाद में हमने खेतों में काम करना चालू कर दिया। पुलिस जो सच में हेल्पलेस होते हैं ना, उनकी कम हेल्प कर पाती है। बीमारी का जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है और डिपार्टमेंट से ज़्यादा। बीमारी का रेशो? हाँ, मैं बीपी शुगर की 50+ अगर बात करें, अगर कोई पुलिस वाला है तो उनमें कोई ना कोई बीमारी तो डेवलप हो जाती है। ओके। जब सीनियर्स में कुछ बोल नहीं सकता मैं इस बारे में, तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा बुरा लगता है इस चीज़ को लेकर कि ये चीज़ गलत नहीं है। होनी चाहिए। हाँ, नहीं होनी चाहिए, गलत है। हर प्रोफेशन की एक लिमिट है, लेकिन पुलिस की कोई लिमिट नहीं। मुंह पे कोई कुछ नहीं बोलता, जो भी सम्मान वगैरह ये चीज़ें होती हैं वो होती हैं डर की वजह से सही, लेकिन पीठ पीछे बुराइयाँ ही होती हैं। ये बिल्कुल जग जाहिर बात है। Welcome back on the Second Inning podcast. In today's episode, we have Constable Mahendra Singh as our guest on the show. इन्होंने आज अपनी लाइफ की कुछ ऐसी स्टोरीज, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं इनकी प्रोफेशनल लाइफ और इनकी पर्सनल लाइफ के, विच हैव अ लॉट ऑफ वैल्यू। ये आप चीज़ें आपको बहुत कुछ सिखा जाएंगे इस पॉडकास्ट में। इट विल टेल यू उन बेसिक चीज़ों के बारे में जिनको हम या तो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं या उनकी इंपॉर्टेंस समझते नहीं हैं। So make sure you watch this podcast till the very end. I won't spoil it for you in the advance. So watch it till the very end, and if you haven't subscribed to our channel already, then subscribe to it. And make sure you watch every podcast. See you on the other side. Constable Mahendra Singh, welcome on the Second Inning podcast. ठीक है। कैसा फील कर रहे हैं आज आप? मैं आज काफ़ी एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी लाइफ में शायद पहला ऐसा पॉडकास्ट होगा जो मैं पहली बार पब्लिकली बोलने जा रहा हूँ अपने बारे में। ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो सर, आपने जो पुलिस की जॉब ज्वाइन करी, तो इसके पीछे की आपकी कहानी क्या है, आपका बैकग्राउंड और कैसे है आप इसमें? अब सही मायने में बताऊँ तो इसके पीछे मेरा सबसे बड़ी चीज़ थी वो डर था। ओके। जो पुलिस को लेकर काफ़ी था, क्योंकि लोग उस पुलिस को देखकर या थोड़ा सा डर फील करते थे। बचपन में माँ बाप भी ऐसे मुझे या सभी लोगों को, और शायद आपने भी, अगर आपने घर में फील नहीं किया होगा तो शायद देखा होगा कि पास पड़ोस में जब भी पुलिस खड़ी होती है तो माँ बाप बोलते हैं कि शरारत मत कर। छोटे बच्चों को ऐसा डर दिखाया जाता है पुलिस का, कि पुलिस पकड़ ले जाएगी या पुलिस को पकड़ा देंगे और थाने में बंद कर देंगे। तो ऐसा रहता है, हम भी आज भी देखते हैं। कभी अभी कल की बात मानो तो ऐसा रहता है, जनरली ऐसा रहता है। तो घर वाले जब बोलते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि पुलिस ऐसी कोई चीज़ होती है क्या, ऐसा कौन सा काम करती है कि जिससे लोग डरते हैं। तो मेरे अंदर वो चीज़ें घर कर गई धीरे धीरे, कि पुलिस कुछ चीज़ होती है डरावनी होती है। क्योंकि बचपन में नहीं देखा था, जब मैं बहुत छोटा था तब नहीं देखा था पुलिस को। फिर इसके बाद में धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, जब पुलिस वाले कभी मोहल्ले में आते थे तो देखता था कि लोग जो है उनको काफ़ी रेस्पेक्ट देते हैं, काफ़ी सम्मान करते हैं, बुलाते हैं, बिठाते हैं, चाहे जो भी उनका रहता है, उनका तरीका स्टाइल करने का तो करते हैं। तो उसको देख के मुझे लगता था कि हाँ, ये जॉब तो अच्छी है, काफ़ी सम्मान मिलता है इसमें, क्योंकि सम्मान के लिए सब काम करना चाहते हैं। बिल्कुल, हर कोई काम करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान मिले। तो मुझे लगता था कि ये जॉब ज़्यादा ठीक है, पर ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं था उस टाइम पे, कि क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था और मुझे क्या बोलते हैं, गाइड करने वाले कोई ऐसे थे नहीं। मॉम डैड पढ़े लिखे नहीं है, तो वो भी क्या बोलते हैं, तो उनकी लाइफ ऐसी रही है कि खेत घर बस वही है, मजदूरी करते थे। तो उन्होंने ऐसा, उनसे मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिला। परिवार में 2 बड़े भाई हैं, उनसे भी वो भी मेरी तरह हाई स्कूल इतना ही पढ़े हैं, ज़्यादा पढ़े 9th 10th तक जी, उतना ही पढ़े हैं। तो गाइड करने वाला कोई भी ऐसा मुझे मिला नहीं कि जो मुझे बता सके कि तू इतना पढ़, ये पढ़ या कुछ भी, पढ़ाई इतनी ज़रूरी है, ये चीज़ें
तो कोई बताने वाला मेरे पास था नहीं। नहीं था। जी। तो बचपन जैसे ही गुजरा, थोड़े से बड़े हुए, परिवार की जिम्मेदारी थी थोड़ी, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी थी नहीं, ठीक भी नहीं थी। तो उस हिसाब से मुझे लगा कि मुझे पिताजी का हाथ बटाना चाहिए। तो मैंने साथ में खेतों में काम करना, पिताजी के साथ खेतों में काम करना शुरू कर दिया। 9th क्लास में था, उस टाइम पे ही मुझे लगा कि काम ज़्यादा ज़रूरी है, एजुकेशन नहीं, क्योंकि एजुकेशन से किसी का भला नहीं हुआ। क्योंकि पास पड़ोस में देखता था कि काफ़ी पढ़े लिखे लोग घर में ही थे। तो और वहाँ के हमारे जो परिवेश में जो भी पास पड़ोस में बुजुर्ग लोग, बड़े लोग बैठते थे, मतलब बातें करते थे। तो वो यही बोलते थे कि सरकारी नौकरी अब नहीं मिलती। तो अच्छा। हाँ, तो मेरे अंदर भी चीज़ें भी डेवलप हो गई कि नहीं, अब पढ़ने से तो कुछ नहीं होना, कोई मतलब नहीं। इससे तो अच्छा है कि पिताजी के साथ में काम करो, वो ज़्यादा ठीक है। कम से कम कुछ तो आएगा, कुछ इनकम होगी तो थोड़ा ठीक ठाक परिवार चलता रहेगा। सही बात है। इसके बाद में मैंने जैसे घर वालों ने बोला कि थोड़ा सा और पढ़ ले, बोलते हैं घर वाले, बोलते हैं कि जब काम तो लगा ही रहता है, थोड़ा सा और पढ़ ले। तो मैंने पढ़ाई कंटिन्यू करी। 10th का मैंने एग्ज़ाम दिया था, चीटिंग से वो भी पास हो गया, क्योंकि मैंने पढ़ाई तो करी नहीं थी, एग्ज़ाम पास हो नहीं सकते थे। तो चीटिंग से पास हो गया। 50% बनी थी उसमें। इसके बाद में मेरा एक दोस्त था, वो बोल रहा कि एनसीसी ऐसे उस कॉलेज में करीब 12 किलोमीटर था मेरे घर से। तो वहाँ एनसीसी होती है, तो उसमें ट्रेनिंग देते हैं, जिसको पुलिस में जॉब करते हैं तो उसको फ़ायदा होता है, रिलैक्सेशन मिलता है कि जो एनसीसी करता है तो उसको फ़ायदा हो जाता है उसमें। तो हमने ये सोच के, मैंने और मेरे भाई ने, मुझसे बड़ा है उस भाई ने, उसमें एडमिशन ले लिया हाई स्कूल के बाद। तो फिर हम लोगों ने, हम लोग दोनों साइकिल से जाते थे, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो बस का किराया ये अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो हम लोग साइकिल से जाते थे, एक तरफ से वो चला के जाते, एक तरफ से मैं, ऐसा रहता था हमारे बीच में। तो वहाँ जाना शुरू किया। उसके बाद में जब एनसीसी की सिलेक्शन वाली ज्यूरी आई थी, तो उन्होंने हम दोनों को ही रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, बाकी सबको सिलेक्ट कर लिया? नहीं, कुछ लोगों को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उनमें हम भी थे। लेकिन मेरे दोस्त, 2 दोस्त थे जिन्होंने एडमिशन लिया था, जो हमारे साथ में पढ़े थे, हाई स्कूल 10th वगैरह ये सब हमारे साथ में पढ़े थे। वो करीब 8th 9th 10th 3 क्लास साथ में पढ़े थे। उन दोनों का सिलेक्शन हो गया था उसमें। तो उनका टाइम चेंज हो गया था आने जाने का, और हमारा टाइम भी चेंज हो गया था। तो हमें लगा कि जिस चीज़ के लिए हम आए थे यहाँ पे, तो मिली वो नहीं। तो मिली नहीं, तो यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसके बाद में फिर 1-2 महीने हमने कंटिन्यू किया। उसके बाद में हमने कॉलेज ड्रॉप कर दिया। अच्छा। फिर सोचा कि जिसके लिए हमें आए थे वो तो हुआ ही नहीं हो रहा। इससे तो अच्छा फिर से जैसे कॉलेज ड्रॉप हुआ, जैसे पढ़ाई छूटती है, सीधे खेतों में मजदूरी, वही रहता है अपना। तो उसके बाद में हमने खेतों में काम करना चालू कर दिया, भाई साथ में। तो उसके बाद जब मैं स्टूडेंट्स को देखता था जैसे, और सड़क से जाते हुए स्टूडेंट्स को देखता था, तो मुझे लगता था कि मेरा जो बचपन है ना, वो कुछ खास नहीं है। मुझे बहुत ही अंदर से अजीब फील होता था कि मैंने पढ़ाई क्यों बंद कर दी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है, शायद मैं थोड़ा सा प्रयास करूँ तो शायद कुछ अच्छा हो जाए। तो मुझे लगा कि पढ़ाई करनी चाहिए। मैंने अपनी बात अपने घर वालों के सामने रखी कि मुझे पढ़ना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पढ़ना है तो पढ़ ले। बाकी घर मेरे 2 बड़े भाई हैं, उन्होंने तो पढ़ाई बंद ही कर दी थी। तो मैं 12th का फॉर्म भर दिया था। उसके बाद में मैं स्कूल जाने लगा। स्कूल में मैं बहुत अच्छा नहीं था पढ़ने में, और वीक भी नहीं था, एवरेज था। जी। तो एक सर थे, मैथ्स पढ़ाते थे। तो उन्होंने बोला कि तो पढ़ने में ठीक है, एक काम करना, जिससे वैकेंसी आती हैं 10th के बाद, 12th के बाद सॉरी, तो
उसके बाद में फॉर्म भर देना, तो शायद और थोड़ा बहुत मेहनत कर लेगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे लगा कि अगर कुछ सर बोल रहे हैं तो कुछ तो देख ही रहे होंगे, कुछ तो समझ ही रहे होंगे मुझमें कि हाँ कुछ तो होगा। तो मैंने 12th पास करी थी। उसके बाद में मैंने जैसे वैकेंसी आई थी ना उत्तर प्रदेश पुलिस में 2013-14 ऐसी कुछ 2013 में ही वैकेंसी आई थी, तो उसमें मैंने फॉर्म भर दिया था। उसके बाद में मैंने सोचा कि अब फॉर्म भर दिया तो मैंने तैयारी भी चालू कर दूँ। तो एक कोचिंग के बारे में सुना था, और क्योंकि इस दुनिया से कोचिंग की और सरकारी जॉब की इस दुनिया से मैं बिल्कुल अनजान था। मुझे नहीं पता था कि सरकारी जॉब करते हैं तो क्या क्या करना पड़ता है, पढ़ाई कैसे होती कोई है, बताने वाला था नहीं। बस ये है कि हाँ मुझे एक रास्ता मिल गया था कि सर ने फॉर्म भरवा दिया और एक कोचिंग के बारे में सुनाई था, तो मैंने सोचा कि वो तैयारी कराते हैं तो वहीं कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ जाने से शायद कुछ अच्छा ही होगा, कुछ बताएंगे तो लगता है कि हाँ शायद मुझे जॉब मिल जाए। मैंने इसके बाद में कोचिंग जाना स्टार्ट किया। वो सर इतना ध्यान नहीं देते थे स्टूडेंट पे, लेकिन उनसे पढ़ के इतना हो गया था कि मेरा जब उत्तर प्रदेश पुलिस में 2 एग्ज़ाम होते थे प्री मेंस, तो मैंने उनसे पढ़ के प्री एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें नंबर ठीक ठाक थे तो मेरा क्वालिफाई हो गया था। प्री क्वालिफाई हो गया था जी। ओके। उसके बाद में वो सर जो सर थे उनकी जॉब लगी थी तो उनने कोचिंग ऑफ कर दी थी। उसके बाद में मैंने दूसरी कोचिंग ज्वाइन कर ली। अच्छा। क्योंकि साथ वाले जो पड़ोस में रहते थे कुछ दोस्त, तो वो लोग उन सर पे जाते थे दूसरी वाली कोचिंग पे, तो उन्हें बोला कि ये ठीक है तो अब कहाँ जाएगा, यही ठीक है। और ज़्यादा दूर जो कि मेन सिटी आगरा में जाने का खर्चा काफ़ी होता था, जाने आने का, वहाँ अगर रहना चाहें तो फिर और भी कॉस्टली होता था क्योंकि खर्चा इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इसलिए मुझे लगा कि ये ठीक है, ज़्यादा जो होगा जैसा होगा ठीक है, क्योंकि उतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते तो उतना नहीं कर पाए। तो मैंने वहीं जाना स्टार्ट किया। काफ़ी सस्ती कोचिंग थी, 500 रुपये महीने में कुछ नहीं होता है ना, तो 500 रुपये महीने देते थे। तो मैंने जाना स्टार्ट किया। वो सर काफ़ी अच्छे थे, हर एक स्टूडेंट ध्यान देते थे, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए कि वो जो पढ़ाई वढ़ाई को लेकर तो ठीक ही है कि इमोशनली काफ़ी सपोर्ट करते थे। अगर कोई परेशानी है तो अगर उनसे शेयर करते थे तो काफ़ी हेल्प करते थे इस चीज़ में। उनके मार्गदर्शन में ऐसा हुआ था कि पढ़ाई मेरी ठीक ठाक हो गई थी। मैंने इस बीच में एग्ज़ाम दिया था मीन्स उत्तर प्रदेश पुलिस का, तो उसके बाद वो फिजिकल हुआ था। फिजिकल में मेरे नंबर ठीक ठाक नहीं थे क्योंकि उसमें 3 स्टेज हुआ करती थी। एक 100 नंबर का, 80 नंबर का, 60 नंबर का फिजिकल होता था टाइम के हिसाब से। अगर रनिंग टाइम से निकालते हैं तो उसको ठीक टाइम नंबर पूरे नंबर मिलते हैं, फिर कम। तो मेरा फिजिकल भी उतना अच्छा नहीं था तो मेरे को 80 नंबर मिले थे। तो जो 20 नंबर का डिफरेंस है वो ज़्यादा हो गया था मुझे, तो मैं फाइनली जो कट ऑफ निकल थी उसमें मैं 2 नंबर से रह गया था। फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो उसके बाद में मैंने तैयारी जारी रखी। उसके बाद कोई वैकेंसी थी उस समय, कोई वैकेंसी निकली नहीं थी, तो मध्य प्रदेश में निकली थी पुलिस की वैकेंसी कुछ टाइम बाद। उस समय तक मेरी तैयारी जो है ठीक ठाक हो गई थी, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि एग्ज़ाम तो मेरा निकल जाएगा। जब वैकेंसी निकली तो मैंने फॉर्म भर दिया था। जब एग्ज़ाम हुआ था तो मेरा ठीक ठाक एग्ज़ाम हुआ था। उस समय मेरी पूरे एमपी में 77 रैंक बनी थी। 77 जी एमपी में? जी, ऑल एमपी 77 रैंक बनी थी। 2016 में एग्जाम दिया था, 17 में ज्वाइन किया था मैंने। तो उसके बाद में फिजिकल हुआ, फिजिकल भी क्वालिफाई हो गया। उसके बाद मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन लेटर आ गया था, हाँ, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद में वहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया था तब मुझे बोला गया था कि झाड़ू बाल्टी ले आओ। तो मैं सोच रहा था कि झाड़ू बाल्टी किसने कहा था? सर जो बोल रहे थे कि तभी ज्वाइन कर पाएंगे। हाँ, तो उन्हें बोल दिया था झाड़ू बाल्टी ले आओ। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, तो फिर से मैंने पूछा उनसे क्या सर, तो झाड़ू बाल्टी ले आओ तभी ज्वाइन करोगे। तो मैं चला गया झाड़ू बाल्टी लेने।
आ गया। तब तक देर रात शाम हो गई थी, करीब 7 बज चुके थे शाम को। ठीक। जब मुझे सुबह बुलाया गया था झाड़ू बाल्टी के साथ में, तो मुझे क्या, सभी लोगों को जितने भी ज्वाइन करने वाले थे उनको सबको इकट्ठा किया गया था। तो ग्राउंड में भेज दिया गया कि यहाँ झाड़ू लगाओ और कचरा है उसको, मतलब साफ सफाई का काम दे दिया गया था। तो सुबह शाम यही चलता रहा हमारा, करीब 1 महीने यही चलता रहा। हाँ, क्योंकि हर एक ज़िले में एक पुलिस लाइन होती है। जब ज्वाइन करते हैं तो वहाँ की जिस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग होती है, जैसे मेरी ग्वालियर में पोस्टिंग रही है, तो मैंने ग्वालियर में ज्वाइन किया, तो ग्वालियर की पुलिस लाइन में ये मुझसे ये सब चीज़ें करवाई जाती थी। तो ऐसे ही हर एक ज़िले में, जैसे इंदौर में भी पुलिस लाइन है, डीआरपी लाइन है जो, तो यहाँ ज्वाइन करने वाले, यहाँ काम करने वाले, यहीं के झाड़ू पोछा जो भी रहता है तो वो करेंगे। उसके बाद में 1 महीने तक चलता रहा। उसके बाद में मैं ट्रेनिंग पे चला गया। तो ट्रेनिंग का भी यही शेड्यूल रहा था, सुबह उठो, सुबह जल्दी, सुबह वहाँ 4:30 के आसपास उठना पड़ता था, क्योंकि सब लोग एक ही टाइम में सारे काम करते थे, तो लाइन लगानी पड़ती थी फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए, सारी चीज़ें। तो सुबह जल्दी फ्रेश होकर दाढ़ी वाड़ी बना के उसके बाद में ग्राउंड जाना होता था सुबह। फिर उसके बाद रनिंग, फिर उसके बाद में परेड, दोपहर को क्लास लगती थी जो पुलिस से रिलेटेड जो भी सिलेबस है उसको पढ़ाया जाता था कि पुलिस को कैसे काम करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मुझे पढ़ाई, पूरी ट्रेनिंग जी। उसके बाद में शाम को रहता था कि वेपन रहते हैं, आप वेपन के बारे में जानकारी दी जाती, कौन सा वेपन, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं इनमें, कैसे उसको खोलते हैं, उसको बंद करना, मतलब वापस असेंबल करना, तो वो सब चीज़ें सिखाई जाती थी। फिर चलाना भी सिखाया जाता था। उसके बाद में शाम को एक पीरियड रहता था गेम का, कि जो जिसको ठीक लगे वो गेम खेल सकता है। तो उसके बाद में एक बार सबकी काउंटिंग करके उसके बाद में फ्री हो जाते थे करीब 7:30 बजे। उसके बाद खाना वाना खा के फिर सो जाते थे। उसके बाद फिर सुबह 4 बजे 4:30 बजे वही लाइन में लगना, सारी चीज़ें चलती थी। कितने टाइम तक चलाई है? 11 महीने की ट्रेनिंग थी। 11 महीने जी। वैसे 9 महीने का टाइम पीरियड होता है, लेकिन क्या होता है बीच बीच में कभी कभी ड्यूटी चले जाते थे, तो वो टाइम पीरियड जो ऐड नहीं होता उसमें ट्रेनिंग में, तो हमें करीब 11 महीने का टाइम पीरियड इसमें लगा था। ओके। फिर इसके बाद में जैसी पास आउट परेड हो गई थी, उसके बाद में वापस अपने ज़िले में आ गए थे, ग्वालियर। तो सर जब ट्रेनिंग ये पूरी ख़त्म हो गई थी 11 महीने की, उसके बाद जब आपने अपनी जॉब ज्वाइन करी जी, तो आपका पहला दिन एज ए कांस्टेबल, वो जॉब का पहला दिन कैसा था, उसके उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए। जब ट्रेनिंग करके हम वापस आ गए थे, तो हमें इस 1 साल के लिए लाइन में ही रखा गया था, रिजर्व के रूप में। अच्छा। हाँ, तो जब ड्यूटी होती थी तभी हमें बोला जाता था, बाकी हम वहीं रहते थे जहाँ, मतलब कोई ड्यूटी वूटी नहीं लगती थी हमारी। अच्छा, तो सिर्फ दिन भर सिर्फ ट्रेनिंग होती थी और पढ़ाई वगैरह जो रहती? नहीं, ये सारी चीज़ें बंद हो गई थी। बंद हो गई ट्रेनिंग से वापस आ गए थे। तो जिले में हमें बता दिया गया था कि यहाँ रहने वाले के लिए जगह दे दी गई थी, बैरक बोलते इसको, तो वहाँ बता दिया, तो वहाँ हम रहने लगे थे। तो इसके बाद में जब भी कोई ड्यूटी होती थी तभी हमें बोला जाता कि आप वो ड्यूटी कर लो, बाकी कोई बोलता नहीं था कुछ भी। सुबह मॉर्निंग में ग्राउंड जाना, थोड़ा बहुत दौड़ भाग करना, उसके बाद में फिर से वापस आ जाते थे। अच्छा, यही रहता था शेड्यूल। फिर 1 साल बीता, उसके बाद में हमें थाना आवंटित किया गया, मतलब थाना मिला, थाने में पोस्टिंग की गई कि तो जिस थाने में मैं गया था वहाँ मुझे जैसे पहले दिन ऐसे ही रहता है, अजीब फीलिंग आती है कि हाँ सर कैसे बोलेंगे, क्या रिएक्ट करेंगे, तो मतलब थोड़ा सा अजीब ही रहता है पहला दिन, तो सबका थोड़ा नर्वसनेस लगती है। हाँ, तो बाकी धीरे धीरे मैं वहाँ पर रहा था। वैसे पहले दिन ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, लेकिन मैं जैसे जैसे मेरा टाइम निकला था तो वहाँ मुझे लगने लगा था कि पुलिस अगर चाहे तो सच में पहले जो जस्टिस करती है ना, वो पुलिस ही करती है, क्योंकि कोर्ट से पहले अगर पुलिस को पुलिस चाहे तो पहले न्याय दिला सकती है, लेकिन ऐसा नॉर्मली ऐसा नहीं करते। कई सारे जो मैंने जो ऐसी अपनी पर्सनल लाइफ में, मतलब प्रोफेशनल लाइफ सॉरी, इसमें जो महसूस किया है कि पुलिस जो सच में हेल्पलेस होते हैं ना, उनकी कम हेल्प कर पाती है। जो जैसा मैंने पर्सनली फील किया है
क्योंकि कुछ दूसरी पावर्स की वजह से कि लॉ की वजह से, मतलब उनको जो जो रूल्स पुलिस को फॉलो करने पड़ते हैं उन वजह से? पुलिस के रूल्स तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन उनको फॉलो नहीं करती काफ़ी। अगर कोई सच में अगर परेशान है, कोई पीड़ित है किसी चीज़ से, तो अगर वो जाए, तो अगर रूल को फॉलो करे ना पुलिस, तो काफ़ी मदद मिल सकती है उसको। मुझे लगता है कि उसका आधा दर्द अगर उससे प्यार से बात कर लेना पुलिस, तो उससे दूर हो जाएगा। लेकिन जनरली प्रैक्टिकली अगर लाइफ में ऐसा देखने को नहीं मिलता। अगर कोई जैसे गांव में ऐसा होता है कि गांव में क्या शहर में भी ऐसा होता है, जब कोई, क्योंकि मैं एक मेरा जो फैमिली का बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, तो ये चीज़ मैंने बचपन में भी फेस देखी है कि ऐसे लोगों का जो जिसका बैकग्राउंड ठीक नहीं होता या फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है, तो उनके साथ में जैसे वो कभी थाने जाते हैं जिससे उनको ज़रूरत होती है, कभी किसी चीज़ से पीड़ित होती है, तो उनको डांट के थोड़ा सा भगा दिया जाता है। ऐसा मैंने फील किया है। पहली दफ़ा नहीं इतना अच्छे से सुनते उसके बात को, तो जब मुझे लगने लगा था कि इस पर मुझे काम करना चाहिए, लेकिन क्या होता है इतनी ज़्यादा पावर्स नहीं है मेरे पास। कांस्टेबल सबसे छोटी जो वो जॉब होती है, सबसे छोटी पोस्ट होती है पुलिस में, तो मुझे काफ़ी बुरा लगता था जैसे उनको, क्योंकि वो होते हैं जो गरीब कह सकते हैं उनको। वो एक बार अगर उनसे बोल दो कि वो जो कुछ भी बोल दो उनसे कि जाओ कल आना, या ऐसा काम, मतलब कुछ भी बोल दो उनसे, तो वो दोबारा पलट के जवाब नहीं देते हैं। हाँ सर, हाँ साहब, ऐसे करके चले जाएंगे। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बुरी लगती है। जब सीनियर्स में कुछ बोल नहीं सकता मैं इस बारे में, तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा बुरा लगता है इस चीज़ को लेकर कि ये चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। हाँ, नहीं होनी चाहिए, गलत है बहुत। पर इस चीज़ में मैं कोई कर नहीं सकता, तो अभी नहीं कर सकते हैं, बट फ्यूचर में आप डेफिनेटली कर सकते जी। लेकिन मैं इसके लिए मैं ट्राई करता रहता हूँ कि आगे पढ़ूँ और ये सब चीज़ों को थोड़ा सा दूर कर सकूँ, क्योंकि पुलिस की जो इमेज है ना, वो इसी चीज़ से ज़्यादा खराब है, क्योंकि वो सही व्यवहार नहीं करती। सही बात है। मतलब जिस तरीके के आपने एक्सपीरियंस देखे उसके हिसाब से आपको इन चीज़ों को बदलना है। हाँ, मैं सोचता हूँ कि इस पे काम करूँ और थोड़ा सा अपने स्तर पे रह के इस चीज़ को थोड़ा सा बदल सकूँ, जिससे कि पुलिस की भी छवि अच्छी होती है। कि पुलिस काम तो करती है, क्योंकि जनसाधारण में ऐसी चीज़ है कि उनको लगता है पुलिस काम नहीं करती, पुलिस से रिश्वत लेती है, सब यही चीज़ दिखती है। तो कुछ लोगों की वजह से पुलिस ज़्यादा बदनाम होती है। आप ग्वालियर से इंदौर में आपकी पोस्टिंग कब हुई? मैं जनवरी में आया था। अच्छा, इसी साल? जी, इसी साल जनवरी में आया था। वो कुछ स्पेशल ड्यूटियाँ हैं, इसकी वजह से आया था। जैसे कमिश्नरी यहाँ पे लागू हुई 2 साल पहले लागू हुई ना शायद, तो तब से ड्यूटी लगती थी अलग अलग ज़िलों से। ऐसे ही जैसे मैं आया हूँ, उससे पहले भी कई लोग ड्यूटी कर चुके हैं। तो वो एक टाइम पीरियड पहले डिसाइड कर रखा था 3 महीने का, तो 3 महीने बाद वो वापस हो जाएंगे, उनकी बदले में कोई और आएगा। जैसे मेरे मुझसे पहले भी कोई ड्यूटी कर रहा था, वो वापस हो गया, मैं यहाँ पे आ गया था। ऐसे ही मैं जनवरी में आया था यहाँ पे इंदौर में। जब आप इंदौर में, अभी तक इतने महीनों में आपको इंदौर में सबसे अच्छा और सबसे बुरा या सबसे बेकार ऐसा क्या लगा? सबसे अच्छा क्या लगा, पहले आप ये बताइए। सबसे पहले मैं जनवरी में आया था, तो ग्वालियर में काफ़ी ठंड होती है। ग्वालियर में काफ़ी ठंड होती है। बिल्कुल। आगरा में भी ठंड पास में पड़ता है, तो आगरा तो इतनी ज़्यादा सर्दी वहाँ पड़ती है। जैसे इंदौर आए थे तो यहाँ का मौसम थोड़ा ठीक था, मतलब इतनी ज़्यादा सर्दी, इतनी ठंड तो नहीं थी। जैसे ही हम ट्रेन से उतरे, मैं और मेरा दोस्त, तो लगा था यहाँ का मौसम तो काफ़ी अच्छा है। मतलब ट्रेन से उतरते ही फील होने लगा था कि यहाँ का मौसम ठीक ठाक है। जैसे इंदौर के बारे में सुना था कि इंदौर में साफ सफाई के बारे में ज़्यादा सुना था कि साफ सफाई नंबर 1 है, तो साफ सफाई ज़्यादा अच्छी है। लेकिन यहाँ जैसे उतरे ट्रेन से, तो मौसम भी फील कर लिया था कि हाँ, मौसम भी यहाँ का काफ़ी अच्छा है। जैसे आए, फिर उसके बाद में पहला दिन था कि ड्यूटी गए थे, नाइट में चेकिंग के लिए ड्यूटी लगी थी। तो जब देखा कि यहाँ की सड़कें काफ़ी चौड़ी, क्योंकि ग्वालियर में इतनी देखने को नहीं मिलती,
चौराहे भी काफ़ी चौड़े थे, नहीं मिलते ग्वालियर में कभी ऐसे दिखने को नहीं मिलते। तो यहाँ की सड़कों की जो फुटपाथ होते हैं वो काफ़ी हरे भरे, आसपास काफ़ी हरियाली, मतलब अच्छी तरह से मैनेज किया गया है। तो मुझे ये मैनेजमेंट देखिए भी काफ़ी, मैं और मेरा दोस्त आपस में बातें करते थे तो इस बारे में बोलते थे कि काफ़ी अच्छा है इंदौर। मतलब पहले दिन ही ये फील हो गया था कि इंदौर है तो जैसा सुना था उससे काफ़ी अच्छा है। अच्छा जी। फिर इसके बाद में रहना स्टार्ट किया, लोगों से भी बात करी, लोग भी यहाँ के काफ़ी पोलाइट हैं। मैं मानता हूँ कि जैसे उधर चंबल में जाओगे तो वहाँ की थोड़ी सी अजीब टाइप की, मतलब अभद्र जैसी भाषा बोलते हैं कि मतलब थोड़े एग्रेसिव टाइप के। हाँ, एग्रेसिव। जैसे बहुत अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं, तो वहाँ के थोड़े से ऐसी ही उनकी भाषा ही मान लो या कुछ भी। लेकिन यहाँ के लोगों के बीच में उतना नहीं है। यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे, समझदारी भी काफ़ी है। तो क्योंकि सारी चीज़ें मैं देखते हैं आसपास जहाँ रह रहे हैं वहाँ लोगों से, अब तो काफ़ी टाइम हो गया आपका, तो सारी चीज़ें देख ली। यहाँ के मौसम भी देख लिए, ठंड में आए थे, उसके बाद में गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती, जो कि चंबल में काफ़ी गर्मी होती है। ग्वालियर में भी बहुत गर्मी, इतनी गर्मी होती है कि मतलब आप सहन नहीं कर बेहाल हो जाते हैं। हाँ, गर्मी के मौसम में जून जुलाई की गर्मी होती है तो मई जून की गर्मी तो काफ़ी बुरी हालत हो जाती है। यहाँ के ऐसा महसूस नहीं होगा, गर्मी पड़ी थी तो। अच्छा। हाँ, बारिश का भी मौसम ठीक है, बारिश कुछ ज़्यादा होती है उधर से, तो मानसून कुछ ज़्यादा ही रहते हैं मेहरबान यहाँ पे। मैं वेट कर रहा था कि आप खाने की बात कब करेंगे। खाने की बात, आपको खाने में कुछ डिफरेंस लगा आगरा, ग्वालियर और इंदौर में आके? खाने में क्या बताएं, क्योंकि जनरली इंदौर अपने खाने के लिए भी बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है, स्ट्रीट फूड के लिए, सभी प्रकार के खाने के लिए। हाँ, गए थे, चप्पन दुकान पे गए थे, वहाँ पे देखा था। ये बात सही कह रहे हो आप, काफ़ी खाने में भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं। वहाँ उतना ज़्यादा रुचि नहीं रखते खाने पीने में ग्वालियर में, पर मैं ग्वालियर का रेफरेंस लेता हूँ तो वहाँ उतना ज़्यादा शौकीन नहीं होते, यहाँ कुछ ज़्यादा ही होते हैं जी खाने को लेके। जी, ये तो है, काफ़ी टेस्टी है यहाँ का जी। और आपको जॉब ज्वाइन करे हुए इतने साल हो गए, इतना टाइम हो गया, आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो जो या तो अलग ही टाइप से कॉमेडी हो या कुछ थ्रिलिंग हो, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने जैसा? ऐसा मुझे कुछ अभी याद नहीं जी। अच्छा, ऐसा कोई मोमेंट जब आपको लगा हो कि यार ये कैसी जॉब ज्वाइन कर दिया मैंने? नहीं, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मुझे बहुत पसंद है। तो ऐसा रहता है कि अगर हम किसी चीज़ को चाहते हैं तो उसमें कुछ तकलीफें आती हैं तो उसको हम इग्नोर ही कर देते हैं, ध्यान नहीं जाता। वर्दी के प्रति जो प्यार है उसको लेके अगर दूसरी चीज़ें कुछ आती भी हैं, कुछ परेशानियाँ आती भी हैं तो उसको इग्नोर ही कर देता हूँ। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें रहती हैं कि जिस विभाग में पुलिस हो गया, डॉक्टर का भी मुझे लगता है कि इन दो डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि छुट्टी की बड़ी समस्या आती है हम लोगों को स्पेशली, क्योंकि ये इमरजेंसी सर्विसेज हैं तो इनमें 24 आवर्स के लिए ड्यूटी लगाई जाती है हमारी, क्योंकि पुलिस रेगुलेशन में ऐसा है कि 24 आवर्स अपन ऑन ड्यूटी रहते हैं। कभी भी अगर ड्यूटी आई तो हम मना नहीं कर सकते। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अपने पास कोई ज़रूरी काम आ गया, जैसे पर्सनल लाइफ में, फैमिली में कोई भी ऐसा कोई काम आ जाता है बहुत ही ज़रूरी होता है, तब छुट्टी के लिए अगर जाते हैं तो छुट्टी ना के बराबर होती है। बहुत कम चांस होता है कि छुट्टी मिले, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा रहता है पुलिस पे, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अपना पर्सनल लाइफ भी इतना एंजॉय नहीं कर पाते, इतना काम रहता है। तो सब उसी का हवाला देते हैं, काम ये पड़ा है वो पड़ा है, तो छुट्टी नहीं मिल पाएगी। तो छुट्टी के लिए लेकर जो ज़्यादा समस्या आती है हम लोगों को, बाकी तो ठीक है। लेकिन हमारे जो पुलिस की ये लाइफ है तो उसमें त्यौहार हैं बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि हम देखते हैं जब त्यौहार होता है तो स्पेशल ड्यूटी लगाई जाती है, क्योंकि जब जनता पब्लिक त्यौहार को एंजॉय करना शुरू करती है मॉर्निंग में, जब शुरू करती है उससे पहले पुलिस वाला उस पर ड्यूटी पहुंच जाता है, क्योंकि वहाँ कोई झगड़ा ना हो जाए, कोई दंगा फसाद ना हो जाए, तो इसलिए वो पहले पहुंच जाता है। और जब तक वो ड्यूटी पर रहता है, जब तक सब लोग एंजॉय करके वापस घर में सो नहीं जाते, तब तक लगता है कि हाँ कुछ हो जाए, कुछ हो ना जाए, इसलिए उनको
ड्यूटी पर रहना ही पड़ता है। तो त्योहारों पे स्पेशली ये लगता है कि ना तो परिवार से दूर रहते हैं, तो त्योहारों पे कुछ ज़्यादा लगता है कि हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है। सही। आपकी फेवरेट मूवी या सीरीज जो पुलिस या पुलिस फोर्स के ऊपर बनी हो, ऐसी कोई बता सकते हैं आप? मूवी तो काफ़ी सारी हैं, पुलिस के ऊपर तो बहुत मूवीज बहुत मूवियाँ बनी हैं। आपको कौन सी मूवी या कौन सा एक्टर जिसने पुलिस का किरदार निभाया सबसे अच्छा लगा पर्सनल? ऐसा कुछ मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है, लेकिन अगर हीरोज़ की बात करें तो मुझे सलमान खान पसंद है। ठीक है। या दबंग 1, 2, 3 जो मूवी आई थी, तो उनमें काफ़ी अच्छा उसने रोल प्ले किया था। बाकी सिंघम भी है, पुलिसगिरी भी है, अभी भोकाल सीरीज भी आई है ना, एक खाकी सीरीज भी अगर आपने देखी हो तो। अच्छा। तो वो भी, इसमें भी काफ़ी, अगर इन सीरीज को देख लो, जैसे भोकाल हो गई और खाकी हो गई, तो उनमें लगता है कि पुलिस वाला तो ऐसा होना चाहिए, तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ को देख कर। हाँ। अच्छा, आपने जैसे मोटिवेशन की बात करी, तो ये तो एक टाइप का एक्सटर्नल हो गया कि मूवीज और सीरीज से आपने देखा कि पुलिस वाला होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन रोज इसी जॉब में कंटिन्यू करने के लिए, कि जो आपको अंदर से लगता है कि आपको यही कंटिन्यूसली करते रहना है और इसमें आगे भी बढ़ना है, इसके लिए आपको खुद के अंदर से जो मोटिवेशन आता है उसका सोर्स क्या है? आपको क्या मोटिवेट करता है अंदर से देखो, ये चीज़ रोज करने के लिए? मुझे लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में पब्लिक की सेवा का जो मौका होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, जो कि और किसी भी सर्विस में नहीं देखने को मिलता। ओके। डॉक्टर की भी एक लिमिट है, पेशेंट आएगा तो उसका इलाज करेगा उसके घर पे, जब उसको जरूरत हो घर पे जाते हैं, लेकिन फिर भी एक लिमिट है। टीचर की भी लिमिट है, एक स्टूडेंट आएगा उसको पढ़ाएगा, हर प्रोफेशन की एक लिमिट है, लेकिन पुलिस की कोई लिमिट नहीं है। पुलिस सर्विस में हर एक डिपार्टमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्ट है। जैसे कि कोई टीचर हो, उसको अगर कोई समस्या आती है तो पुलिस को सबसे पहले याद करता है। रेलवे में भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी छोटी मोटी सारी चीज़ें, जमीन से संबंधित, कोई किसान है, कोई भी डिपार्टमेंट को अगर उठा के देख लो, डॉक्टर्स भी हैं, अगर उनको भी कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले पुलिस को याद करते हैं। तो अगर पुलिस को जो सारे डिपार्टमेंट यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरी पब्लिक पुलिस से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्ट है, तो अगर सबसे पहले अगर पुलिस को याद किया जाता है, तो अगर कोई आता है तो उसको अगर ठीक से बात कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आधा, मैंने जैसे पहले ही बोला था कि आधा दर्द होता है वो उसका दूर हो जाता है। इसके बाद में जितनी भी मैं बताऊं कि जितना मुझे बनता है, मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूँ, व्यक्तिगत चीज़ें हैं कि मुझे जो बनता है, जो ठीक लगता है, जितनी भी मुझसे मदद होती है मैं उसकी करता हूँ। बाकी औरों का तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पुलिस बदनाम ही इसी चीज़ को लेकर है कि बिना पुलिस के, वो बिना पैसे के पुलिस काम नहीं करती। तो कुछ लोग जो हैं वहाँ जाने से डरती भी हैं कि कुछ होना नहीं है वहाँ, क्योंकि पब्लिक से फीडबैक मिलता है कि पुलिस वाले तो ऐसे ही होते हैं। मुंह पे कोई कुछ नहीं बोलता, जो भी सम्मान वगैरह ये चीज़ें होती हैं वो होती हैं डर की वजह से सही, लेकिन पीठ पीछे बुराइयां ही होती हैं, ये बिल्कुल जग जाहिर बात है जी। सर, जो मूवीज़ और सीरीज़ में, जैसा कि आपने मेंशन करा था कि भौकाल भी एक सीरीज़ आई है, आजकल तो बल्कि जितनी सीरीज़ या मूवीज़ आ रही है सब में पुलिस रोल, पुलिस का कोई केस, सब में कुछ ना कुछ तो पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होता ही है ही। जिस तरीके से इन सीरीज़ और मूवीज़ में किसी पुलिस केस को सॉल्व करना सिखाते हैं या ये दिखाते हैं कि पुलिस काम कैसे करती है, उसमें जो चीज़ें दिखाते हैं, असलियत में क्या उस तरीके से काम करती है? असलियत क्या होती है? आप मुझे एक बार फ़र्क समझाइए जी। जैसे मैंने फील किया है, अपना बता रहा हूँ कि मूवीज एक अलग चीज होती है और रियल लाइफ कुछ अलग चीज होती है। जैसे सीरीज में, वेब सीरीज जो भी इनमें दिखाया जाता है वो काफी डिफरेंट होता है। कह सकते हैं कि मैं एक एग्जांपल दूं, चल, पुलिस वाले जो मेन कैरेक्टर रहता है, हीरोज का मेन कैरेक्टर रहता है पुलिस पे, कोई भी वेब सीरीज बनी हो पुलिस पे बेस्ड, तो उसमें हीरो को ही पुलिस का रोल दिया जाता है। अगर उसको गोली मार दो, अगर कोई विलेन उसको गोली मार देता है तो वो एक गोली में नहीं मरता, 2 गोली में नहीं मरता, 3 गोली में नहीं मरता, और विलेन को मार देता है 1 गोली तो वो मर जाता है। ऐसा होता है, रियल लाइफ होती है, एक ही गोली उसके लिए पर्याप्त है,
उसे एक गोली उसके लिए पर्याप्त है, ऐसा बिल्कुल डिफरेंट है। बाकी जो चीज़ें होती हैं कि पुलिस एक अपनी फर्ज कह सकते हैं कि रूल्स में बंधी हुई है, बिल्कुल सीमित हैं उसके जो पावर्स हैं, उसके अपोजिट नहीं जा सकती, जो कि वेब सीरीज में काफ़ी दिखाया जाता है कि अपने कानून कायदे को तोड़कर पुलिस एनकाउंटर करती है, सारी चीज़ें बिल्कुल दिखाई जाती है कि हाँ हीरो को एक अलग तरीके से दिखाया जाता है कि ये सर्वे सर्वा हो गया ना, ऐसे ऐसे दिखाया जाता है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कभी फ्री हैंड नहीं मिलता कि उसको ऐसे इस तरीके से हम किसी भी केस को सॉल्व कर सके, पॉसिबल ही नहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। बाकी केस सॉल्व करने का काम सीनियर अधिकारियों का होता है, तो अपन इसमें सिर्फ हेल्प करते हैं, बाकी अपना कोई रोल नहीं होता उस चीज़ में। आपका मतलब एज अ कांस्टेबल जब कोई भी केस आता है तो जब आपकी हेल्प उसमें कैसे होती है, आपका क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है उसमें? सबसे पहले अगर मैं अपनी बात करूं, सबसे पहले तो जो कांस्टेबल का ही रोल होता है उसमें। अच्छा जी, सबसे पहले कोई आता है तो क्योंकि बाहर एक पहरेदार कह सकते हैं, हाँ अपनी पुलिस की भाषा में उसको संतरी बोलते हैं। अच्छा हाँ, तो उससे मुलाकात होती है तो पूछता है कि क्या काम है, तो बताते हैं, तो बोलते हैं कि हाँ चले जाओ उन सर से मिल लो, वो आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे, क्योंकि सबका काम रहता है अलग अलग, तो बता देता है। हर एक थाने में सबसे ज़्यादा कांस्टेबल ही काम करते हैं, सीनियर अधिकारियों का काम कुछ खास रहता है, लेकिन बाकी क्वांटिटी वाइज कम रहता है वो जी, और उनका काम भी कम होता है। मेन काम तो अधिकारी को रहता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट क्योंकि जो कह सकते हैं कि कांस्टेबल की संख्या थाने में ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा जो काम होता है वो कांस्टेबल ही करते हैं, जैसे कंप्यूटर को ऑपरेट करना, ये सारे काम कांस्टेबल ही करते हैं। ओके, अच्छा, मतलब जैसे कि केस की अगर कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो, ये सब करना हो, वो तो सारा काम सीनियर्स का रहता है, सीनियर्स का रहता है, हम सिर्फ हेल्प करते हैं उसमें। आप लोग हेल्प हाँ, उनके साथ में जाना, कोई भी काम होता है तो उनकी हेल्प करते रहते हैं उसमें। बाकी मेन काम जो होता है, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, सब सीनियर का काम होता है। ओके जी। एक और चीज़ जो मुझे बहुत मेजर चीज़ है जो मुझे पिक करनी है, आपसे पूछना है कि जैसा हमने इस वेब सीरीज़ की बात करी, मैक्सिमम में आपको यही देखने को मिलेगा कि अगर कोई बहुत ही अच्छा पुलिस अफसर है, अपने काम को लेके एकदम सीरियस है और फोकस्ड है और बहुत अच्छे से कर रहा है, सरकारी अफसर है या पुलिस ऑफिसर है, तो अगर वो अपनी ड्यूटी और अपने काम को लेके सीरियस और अच्छे से कर रहा है वहाँ पे, तो उसकी जो फैमिली वाली साइड रहेगी एज अ फैमिली पर्सन, वो उसका या तो डिस्टर्ब रहेगा या उसकी ब्रोकन फैमिली होगी, या उसका मतलब वो दोनों चीज़ें मैनेज नहीं कर पाएगा। या तो वो अपनी जॉब में एकदम कम्प्लीटली एफिशिएंट हो सकता है, या तो वो अपना फैमिली को कम्प्लीटली अच्छे से संभाल लेगा। अगर वो फैमिली के लिए सोच रहा है कि मुझे फाइनेंशियली भी मैनेज करना है, सब कुछ करना है, टाइम देना है, तो ऐसा दिखाते हैं कि वो या तो फिर ड्यूटी में अच्छे से नहीं कर रहा है, और अगर वो ड्यूटी में उसको बहुत अच्छा करते हुए दिखा रहे हैं तो फिर ऐसा दिखाते हैं कि वो फैमिली में उतना अच्छा नहीं रह पा रहा। हाँ, ऐसा होता है, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसा खासकर होता है। जी बिल्कुल होता है कि ड्यूटी को लेके मैंने जैसे बताया कि जब ड्यूटी को हम काफ़ी टाइम देते हैं, 24 आवर ऑन ड्यूटी रहते हैं, तो अपने पर्सनल लाइफ के लिए भी हम टाइम नहीं निकाल पाते, क्योंकि आपने देखा होगा अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो पुलिस के जो बीमारी का जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है और डिपार्टमेंट से ज़्यादा। बीमारी का रेशियो? हाँ, उनमें बीपी शुगर की 50+ अगर बात करें, अगर कोई पुलिस वाला है तो उनमें कोई ना कोई बीमारी तो डेवलप हो जाती है। ओके जी, बाकी फैमिली के साथ में और विभागों में रहता है तो वो प्रॉपर टाइम दे पाते हैं, पुलिस में इतना टाइम दे नहीं पाते। मैंने भी बताया था, इससे पहले भी बताया था कि छुट्टी को लेकर बड़ी समस्या होती है, तो छुट्टी को लेकर समस्या है, संडे की कोई छुट्टी नहीं है, 7 दिन काम करना है, वो भी लगातार काम करना है, कोई रिलैक्स नहीं होता उसमें, तो फैमिली को टाइम कब देते, नहीं दे पाते, तो उस चीज़ में थोड़ी सी दिक्कतें, थोड़ी क्या बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जबकि सारे डिपार्टमेंट्स में कम से कम त्यौहार और संडे ये तो छुट्टी होती है, तो रहता है, तो जो चीज़ें दिक्कतें दे रही होती हैं तो उसको वो मैनेज कर पाते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट लो, सारे डिपार्टमेंट्स में छुट्टी होती है तो उसमें मैनेज हो जाता है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में और बिल्कुल भी नहीं हो पाता। शायद डॉक्टरों का भी यही हाल है कि डॉक्टरों भी भी कभी भी कॉल आ सकता है जी, अगर कोई इमरजेंसी केस है तो ये थोड़ा ही होता है कि नहीं मुझे छुट्टी है मेरी तो मैं नहीं आऊँगा, तो वो सही बात है, पेशेंट होगा तो उसका इलाज तो करना ही है, तो ऐसा रहता है।
अच्छा, पोस्ट वाइज वेरी करता है, जैसे कि कोई अगर सीनियर पोस्ट पे है हाँ। तो क्या उनको छुट्टियां ज़्यादा मिलती है या नहीं कम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, छुट्टी सबके लिए सेम है। सबके लिए सेम है? जी अगर किसी सीनियर ऑफिसर को भी बीच रात को फ़ोन आ गया तो उनको भी बिल्कुल बिल्कुल उतना ही जाना पड़ेगा जितना आपको जाना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई इमरजेंसी होता है तो छुट्टी से आना पड़ेगा, सीनियर्स को भी आना पड़ेगा, हमें भी आना पड़ेगा, कोई भी इमरजेंसी आ जाती है तो। जी जब इस जॉब में आपको एंटर करने का मौका मिला, जब आपके घर में वो जॉब लेटर आया, ऑफर लेटर आया, जी तब का आपकी फैमिली का एक्सपीरियंस कैसा था? और आज का भी, जब आप अभी तो फैमिली से दूर हैं, जी तो जब उनको वो हर जगह बताते होंगे जी कि उनका बेटा पुलिस ऑफिसर है, कांस्टेबल है, जी। तो उनको कैसा फील होता है? उनका एक्सपीरियंस कैसा है? देखो, जब ज्वाइनिंग लेटर आया था हम्म तब तो रहता है कि हाँ बहुत ज़्यादा खुशी होती है, तो उसको एकदम से दबा नहीं सकती, क्योंकि इतनी ज़्यादा खुशी होती है जब देखता है कि मेरे परिवार में ऐसा हुआ है कि पहला बंदा हूँ जो मैं जॉब कर रहा हूँ, वो भी पुलिस, बाकी सब लेबर्स? तो सब लेबर्स, तो उस हिसाब से खुशी दोगुनी चारगुनी बढ़ गई थी। तो उसको तो थोड़ा बहुत तो बता ही देते हैं, बाकी अभी ऐसा नहीं है, तो पता ही चल गया लगभग सबको कि हाँ मैं जॉब करता हूँ। तो बाकी मुझे, मैं घर वालों को भी इतना वो इंटरेस्ट नहीं है कि हाँ हर जगह बता दो कि हमारा लड़का जॉब करता है, और मुझे भी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता कि हाँ मैं किसी को बताऊं कि मैं पुलिस में हूँ, तो वो चीज़ मेरे अंदर नहीं है, तो मैं नहीं बताता किसी को। अब किसी को पता चल जाता है तो अलग बात है, आपके लेकिन पेरेंट्स को, अपने आप से शो नहीं करता। आपके पेरेंट्स को बहुत प्राउड होगा आप पे। बिल्कुल बहुत होता है। और भाइयों को भी? भाइयों को भी होगा, फैमिली को तो प्राउड हो गई। जी बिल्कुल। आपकी जर्नी एकदम एक प्रॉपर मूवी जैसी रही है, जिस हिसाब से आपने पूरी बताई है, जी। और उस पर आपकी फैमिली को तो प्राउड है, बट इस पर आपको भी प्राउड होना चाहिए। हाँ, मुझे क्योंकि कभी कभी लगता है कि कहाँ सोचते थे, ऐसा कुछ सोचा नहीं था कभी। फैमिली भी कभी कभी मेरी चर्चा करते हैं तो सोचते हैं कि ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन हो गया। आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ें रही जिनकी वजह से, जिन्होंने आप पे कंट्रीब्यूट किया, आपके खुद के आत्मविश्वास और मेहनत के अलावा? जी, सबसे बड़ा रोल मेरे भाई का है, क्योंकि मैंने बताया कि फाइनेंशियली कंडीशन इतनी ठीक नहीं थी मेरी, तो हम लोग सभी वही मजदूरी का काम सब लोगों ने साथ ही करते थे। तो जब मैंने बोला था कि मुझे पढ़ना है, तो मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया कि ठीक है तो पढ़ ले, जो भी दिक्कतें आएंगी इसी विषय की मुझे बोल देना, किसी भी प्रकार की कोई भी कंडीशन हो फाइनेंशियली के, तो मुझे बोल देना, तो मैं दूर कर दूंगा। तो जब उसने बोला तो मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया था, तैयारी करना स्टार्ट किया था, तो मुझे इस चीज़ की तो टेंशन थी नहीं बिल्कुल भी कि ऐसा कुछ पैसे को लेकर कोई कभी कोई दिक्कत आ गई। तो मुझे, जैसे मैं घर वालों को बोलता था मुझे पढ़ना है, तो वो काम के लिए भी नहीं बोलते थे। जब मैं पढ़ रहा होता था बिल्कुल काम के लिए नहीं बोलते थे। लेकिन जो सपोर्ट विशेष तौर से रहा है कि वो भाई का ही रहा है, क्योंकि उसने ही बोला था कि घर वालों को तो इतना ज़्यादा पता नहीं है कि क्या करना है, उनको तो उन्होंने बोल दिया पढ़ो तो ठीक, ना पढ़ो तो ठीक, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, तो उन्हें नहीं पता कि कितना पढ़ाना है बच्चों को, कितना नहीं पढ़ाना है। तो भाई ने सपोर्ट किया, तो थोड़ा सा मेरा भी कि आत्मविश्वास था कि हाँ मैं अगर ठीक ठाक पढ़ा तो हो जाएगा मेरा। लेकिन एक टाइम था कि मेरा जो आत्मविश्वास है थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादा लोगों के साथ में ऐसा होता है, आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगाता है। बिल्कुल। जब मेरा एक 1.5 साल हो गई थी तो तैयारी करते, तो मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो मुझे ये लग रहा था कि कहीं ना मैं जॉब कर लेता हूँ, उसके साथ में देखता हूँ कि अगर हो जाए तो ठीक। तो भाई ने मना कर दिया कि ऐसा नहीं, तो सिर्फ पढ़ाई कर। फिर उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की। घर वालों ने इतना ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करी मुझसे कि नहीं काम कर, तो घर वालों को भी सपोर्ट रहा, इस स्तर पर भाई का रहा। तो धीरे धीरे पढ़ने में थोड़ा सा ठीक ठाक था मैं, मतलब बहुत अच्छा नहीं था, हो गया। अपने टीचर्स के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे जो आपको सेकंड कोचिंग में मिले थे? हाँ वो सर मैंने बताया तो कि वो काफ़ी मतलब सपोर्ट करते थे, हर चीज़ से सपोर्ट करते थे। तो उन्होंने बिल्कुल मेरी कमियों पे, मेरी क्या एवरी स्टूडेंट सभी की कमियों पे वो देखते थे कि किस में क्या कमी है, तो उस पर ध्यान देते थे।
काफ़ी सपोर्ट मिला उनसे। और मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ हूँ तो शायद उन्हीं की वजह से। बिल्कुल। अपने फ्यूचर के गोल्स और एम्बिशंस को लेके आप कुछ बताना चाहेंगे कि अब आप एक जिस टाइप के बैकग्राउंड का आपने जिक्र किया, अब वहाँ से भी यहाँ तक तो आ गए, अभी और आगे कहाँ तक जाने का सोचा है, और आगे कहाँ तक जाना है? हाँ, मैं जब भी मुझे जितना भी टाइम मिलता है ड्यूटी से तो मैं पढ़ाई कर लेता हूँ। अच्छा। जी, मुझे पुलिस कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो लिमिटेशंस हैं, मुझे लगता है कि कांस्टेबल रहते हुए मैं उन लोगों की हेल्प नहीं कर पाता जिनकी लगता है कि हाँ सच में इनकी हेल्प होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर मैं किसी इससे अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाता हूँ तो मैं उन लोगों की हेल्प कर पाऊंगा, क्योंकि मैं उस जगह से आया हूँ। तो आपको मुझे पता लगता है कि उनका दर्द कुछ ज़्यादा होता है जो बता भी नहीं पाते थाने में आके, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं इससे अगर कोई अच्छी पोस्ट पे चला जाता हूँ तो उससे मुझे लगता है कि मैं उन लोगों की काफ़ी हेल्प कर पाऊंगा। बिल्कुल सर। क्योंकि जो हेल्प करने के बाद जो थैंक यू वाला गिफ्ट मिलता है ना, तो वो काफ़ी खुशी देता है, बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। हाँ, जो गुडविल कुछ किया मिलती आपने। है, बिल्कुल। जब सामने वाला थैंक यू बोलता है उस टाइम पे जो फीलिंग आती है वो शायद तक किसी पैसे से भी ज़्यादा होती है। वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि हाँ हम कर सकते हैं, किसी की भी हेल्प करो, काफ़ी अच्छा लगता है। जी बिल्कुल सर। इसी के साथ सबसे पहले आपको एक बहुत बड़ा ऑल द बेस्ट आपकी आने वाली जर्नी के लिए, और थैंक यू इस पॉडकास्ट में आने के लिए और सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, और रिस्पेक्ट। आप इस जॉब में है, आप इस कंट्री को सर्व कर रहे हैं, और जिस तरीके से सर्व कर रहे हैं और जिस मेंटालिटी के साथ सर्व कर रहे हैं, दैट्स कमेंडेबल। थैंक यू टू बी ऑन द शो सर। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द वेरी एंड। महेंद्र सर की स्टोरी, उनके एक्सपीरियंसेस जो आज उन्होंने शेयर करे पर्सनल लाइफ के एंड प्रोफेशनल लाइफ के, दोज वर रियली रिमार्केबल। फॉर मी दिस वॉज अ स्टोरी वर्थ टेलिंग। उनकी प्रोफेशनल लाइफ में जिस तरीके से वो सोचते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में उन्होंने जिस तरीके के चैलेंजेस फेस करे, और इन सब चीज़ों के बाद भी वो आज इस जॉब में है, वहाँ पे वो खुश हैं और वो यहाँ पे भी आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ऑल ऑफ दिस ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ हिज लाइफ, इट वॉज रियली इम्प्रेसिव। मुझे इनसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। कमेंट करके बताइए कि व्हाट पर्टिकुलर इंसिडेंट इंस्पायर्ड यू और एडेड अ वैल्यू इन योर लाइफ, and make sure you subscribe to our channel if you haven't already, and keep watching the Second Inning podcast. See you in the next episode.